नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से केंद्र की सियासत का रास्ता जाता है। केंद्र की सियासत तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है 2029, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए 2027। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सरकार बनानी है दोबारा से, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जोड़ तोड़ की राजनीति करने में लग गई है। ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर अभी से काम शुरू हो गया है और इसी क्रम में बारी है उत्तर प्रदेश के नए बॉस की, यानी कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष की, जिसके नाम को लेकर पहले चर्चा चल रही थी और अब माना जा रहा है कि नाम पर लगभग मोहर हो गई है, क्योंकि पंकज चौधरी ने नामांकन दर्ज कराया है और स्वतंत्र देव सिंह ने कहीं ना कहीं इशारों में पंकज चौधरी के नाम का इशारा भी कर दिया है। हालांकि औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है। के अध्यक्ष को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल निर्वाचन की प्रक्रिया होगी और पूरा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जैसे बिहार जीता है वैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 में 2017 से बड़ी विजय मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं तो देखिए, नामांकन आज दर्ज किया गया है, औपचारिक ऐलान होना भर बाकी रह गया है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। ऐसे में कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब बेहद ज्यादा जरूरी है और आज वही सुलगते सवाल हम सीधी बात में उठाएंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। चलिए सवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव संगठन का फैसला या फिर 2027 का सियासी मास्टर प्लान? हालांकि बीते दिन भी हमने ये सवाल उठाया था, लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि निगाह उत्तर प्रदेश के लिए जब बात जा रही है तो सीधे 2027 पर ही जाकर टिक रही है। दूसरा सवाल, नया अध्यक्ष योगी मॉडल को मजबूत करेगा या फिर हाईकमान का सिर्फ मैनेजर होगा? क्या यूपी की कमान योगी मॉडल के आधार पर चलेगी? क्या योगी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की नए बीजेपी अध्यक्ष की तालमेल जो होगी वो फिट बैठेगी या फिर हाईकमान का मैनेजर होगा नया यूपी बीजेपी का बॉस? तीसरा सवाल, ओबीसी चेहरे की चर्चा क्या सामाजिक न्याय है या फिर समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति का काउंटर? क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां पीडीए की बात करती है, अगर पीडीए को काउंटर करना है तो पीडीए के काउंटर में ओबीसी चेहरा एक उचित हो सकता है, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक भी अक्सर बताते रहे हैं। चौथा सवाल, बीजेपी में अध्यक्ष बदलना क्या मान लेना है कि जमीन पर संगठन कमजोर पड़ रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा नया, जहां इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, इस बात को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं और वो अभी तक तय नहीं किया गया है, नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है। वहां पर बीजेपी के यूपी अध्यक्ष की बात अचानक आ जाती है। क्या बड़े केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी इस संकेत है कि दिल्ली अब यूपी को सीधे कंट्रोल कर रही है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि यहां पर देखिए कि दिल्ली से सारे बड़े केंद्रीय नेता उठकर यहां पर यूपी आकर अपना जमावड़ा लगा लेते हैं, जमघट लगा लेते हैं। इसीलिए सवाल यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूपी की चाबी अब सिर्फ क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं रही है? क्या अब ये चाबी केंद्र तक पहुंच चुकी है कि सब कुछ केंद्र से हो रहा है और यूपी में केंद्र की तरफ से जो इशारे हो रहे हैं उसको बस अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है? हालांकि जब भी ये सवाल किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब यही देती है कि हम मिलजुल कर आपसी साठगांठ के साथ सब डिसीजंस लेकर एक साथ काम करते हैं। तो आज उनका क्या जवाब होगा, कई सवाल जिनका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी
भी जुड़ चुके हैं, एक एक कर परिचय आपका उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश वर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो आप नितेंद्र सिंह जी को देख रहे हैं, डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में है। कांग्रेस की तरफ से संजय तिवारी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी फिलहाल इस चर्चा में नहीं है। रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, और शुरुआत महेश वर्मा जी के साथ ही करते हैं। महेश वर्मा जी, क्या पंकज चौधरी के नाम को फिक्स माना जाए? पंकज चौधरी पर मोहर लग गई है, अब बस ये जो फॉर्मेलिटीज होती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वो होनी बाकी रह गई है। अब महेश वर्मा जी प्लीज ऑडियो अनम्यूट कीजिए, पहले सुन नहीं पा रहे हम आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक चुनावी प्रक्रिया है या जो चुनाव का एक तौर तरीका है वो अन्य पार्टियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। सारी चीजें बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाता है और उसके तहत जो भी मतलब चुनाव अधिकारी हैं, हमारे माननीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी हैं, उनको चुनाव अधिकारी बनाया गया है और जो मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पे पूरे ऑल ओवर इंडिया का पीयूष गोयल जी के पास वो दायित्व है। तो उस नाते जो अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ही उसकी कहीं पुष्टि होगी या उनको कहीं सत्यापित किया जाएगा कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष के भूमिका में आ गए हैं। लेकिन अभी तक का जो चुनावी प्रपत्र है उसके हिसाब से उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। इसमें कोई इफ और बट नहीं, सर्वसम्मति से एक चुनाव का जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसको कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक कार्यकर्ता को ये अधिकार मिलता है। एक पार्षद से लेके सांसद तक का उनका सफर है। 27 साल की एज में पंकज जी सांसद बन गए थे और कॉरपोरेटर से लेके कैबिनेट तक के उनकी भूमिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस प्रकार से उभरी और जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया, अब उसको लेकर ये कहना कि भाई ये कहीं वो उस तरह से है जहां पे आप बताइए सपा के किसी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होते हुए कभी आपको दिखाई दिया हो, प्रदेश कांग्रेस का चुनाव होते हुए दिखाई दिया हो, सुनाई पड़ा हो, या कहीं बसपा में इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाई जाती हो। लेकिन जहां पे लोकतंत्र के मतलब आप गीत गाते हैं और लोकतंत्र के नाम पर संविधान को कहीं लेकर घूमते रहते हैं और संविधान और पीडीए की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो ये पक्ष है ना कि जो लोग कहीं लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र के चलिए पूरी तरीके से, यानी कि महेश वर्मा जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप लोग बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव करा रहे हैं, ठीक है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आप पालन कर रहे हैं, लेकिन पंकज चौधरी के सामने कोई नहीं नजर आता है। अब जब नामांकन में पंकज चौधरी के सामने कोई नजर नहीं आता है तो ये तो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड नेम हो गया ना कि प्रस्तावक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बनते हैं और एक नहीं 10 प्रस्तावक होते हैं, तो ये तो खुद पहले से डिसाइडेड नाम हो गया। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमने चुनाव कराए, लोकतांत्रिक है, ये है, वो है, समाजवादी नहीं होता, बसपा में ये नहीं होता, कांग्रेस में ये नहीं होता, भाई वो सीधे कह देते हैं समाजवादी पार्टी वाले, अखिलेश यादव जी सर्वे सर्वा है। आपने अगर किसी एक शख्स को सीधे कह दिया जी ये सर्वे सर्वा है, ऑप्शंस थोड़ी दिए आपने। देखिए, मैं फिर भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर्वसम्मति से जो हमारे यहाँ चयन होता है उसमें भी उसको भी करने का मतलब वो तो कहीं दिखाई दे रहा है ना। हम बट सर ये इलेक्शन ऑफिसर होता है, चुनाव अधिकारी होता है। आप ये देखिए, एक नामांकन की तिथि आप निर्विरोध, सुन लीजिए, निर्विरोध जो है चुना जाना ये अपने आप में एक उपलब्धि है, कोई दुविधा नहीं है। अब जब सामने कंटेस्टेंट्स होंगे और ये ही किसी नहीं, भी राजनीतिक तो पार्टी को इसके ऊपर चुना ही जाएगा ना सर। हाँ, अब रही बात को कि नहीं होंगे, इसके लिए यहाँ पर केबीसी मान लीजिए अगर कोई कंटेस्टेंट खेलने गया है, सुन लीजिए, अगर कोई कंटेस्टेंट केबीसी खेलने गया है और वहां पर अमिताभ बच्चन साहब 4 ऑप्शन ही ना दें, सिर्फ एक ऑप्शन दे दें, तो जाहिर सी बात है वही आंसर है, कंटेस्टेंट तो वही जवाब दे देगा ना, वही चुनेगा, तो जीत गए भाई खेल। फिर तो ये फॉर्मेलिटी हुई कि हमने तो भाई सवाल पूछे, हमने ये किया, हमने वो किया, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं। प्रक्रिया है कि भाई एक हमने सर्वसम्मति से जिनको हमने
आज देखिए ना, आप ही फोटो जो दिखा रहे हो प्रस्तावक के रूप में, प्रस्तावक क्या है? वो कहीं ना कहीं उस सहमति के ऊपर, उस सहमति पे, उस नाम के ऊपर सहमति की मोहर लग रही है। और निर्विरोध लोकतंत्र में निर्विरोध चुना जाना, क्या मतलब वो लोकतंत्र के विपरीत व्यवस्था है? या वो महेश वर्मा जी, मेरे सामने ना तस्वीर है इस वक्त। मैं आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, खैर ये आपका आंतरिक मामला है, इस मुद्दे पर सवाल उठाना कोई इतना बनता भी नहीं है। आप चाहे एक ऑप्शन दे चाहे 4 ऑप्शन दे, ये आपकी पार्टी के लिए ही है, लेकिन हर चीज के पीछे क्योंकि राजनीति होती है, जाहिर सी बात है। अब हम यहाँ पर अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिनके प्रस्तावक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य वहां दिखाई दे रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह वहां दिखाई दे रहे हैं, ब्रजेश पाठक वहां दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर अभी भी हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। सारे दिग्गज यूपी के जब एक साथ प्रस्तावक बने हैं किसी शख्स के लिए, तो ऑप्शंस तो आपने दिए ही नहीं ना। आप अगर इस पर ना सवाल उठाते अन्य पार्टियों पर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जहां पर आप कांग्रेस पर, बसपा पर या सपा पर सवाल उठा रहे हैं ना, तो फिर आपकी बात गलत हो जाती है। इसीलिए मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, देखिए, ये एक चुनाव प्रक्रिया है। चुनावी प्रक्रिया के तहत जो है, स्वाभाविक रूप से जो प्रस्तावक होते हैं उन्हीं के तहत ये चुनाव को डिक्लेयर किया जाएगा कि निर्विरोध इनका चयन हुआ। अब रही बात कि ये प्रक्रिया भी दूसरी पार्टी के अंदर नहीं अपनाई जाती है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर इस तरह की कोई घोषणा करके, इस तरह का कोई नामांकन करके, मैं कह रहा हूँ कि सर्वसम्मति से भी अगर इस तरह का कोई परंपरा तो होनी चाहिए ना। अरे भाई, सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को उन्होंने ताज पहना दिया। जरूरी है कि ये टाइम पूरा इसमें लगाना। बिल्कुल आ रही हूँ मैं नितेंद्र सिंह जी, क्योंकि आप ही की बात हो रही है, इसीलिए आप ही के पास आऊंगी। अब ये तो फिर फिजूल की बात होगी सर, ये तो सिर्फ फोटो खिंचाने वाला सेशन हो गया अगर आप ऑप्शंस नहीं दे रहे और फिर आप विपक्षी पार्टी पर सवाल उठाएं। ये सवाल जायज नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको टोक रही हूँ। पॉलिटिकल पार्टी वो क्लियर कह दे रहे हैं हमारे सर्वे सर्वा अखिलेश यादव है। नितेंद्र सिंह जी बोलिए, विधि विधान है, क्लियर कह देना हमारे सर्वे सर्वा अखिलेश यादव है वो सही, या दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि निर्विरोध चुने गए और कोई ऑप्शन सामने देना ही नहीं और फिर विपक्षी पार्टी पर सवाल उठाना, ये सही है? नितेंद्र सिंह जी। जी मोनिका जी, धन्यवाद। नमस्कार आप सबको और आपके सारे दर्शकों को, पैनलिस्टों को। देखिए, मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को बोलते हुए, इन्होंने अपनी प्रक्रिया और अपनी बात कोई की ही नहीं। उन्होंने लगातार दूसरी राजनीतिक पार्टी और समाजवादी पार्टी और बसपा और सब पर ध्यान केंद्रित करा रहे थे। मेरा सिर्फ 2 लाइनों में कहना है, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। जो भी राजनीतिक पार्टी है उसे चुनाव आयोग के यहाँ अपना चुनाव का परिणाम हर 5 साल में, जिस पार्टी का जितना संविधान में टाइम होता है कि 3 साल का, 5 साल का, वो करना होता है। ये कह रहे हमारे यहाँ प्रक्रिया नहीं होती, इसका मतलब ये राजनीतिक परिदृश्य में रहते नहीं, ये अपडेट नहीं रहते, इनको जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी में बाकायदा डेलीगेट का सम्मेलन बुलाया जाता है। पिछला डेलीगेट का सम्मेलन यही लखनऊ के बहुत बड़ा जो अंबेडकर पार्क है वहां बुलाया गया था। बाकायदा उसमें पार्टी के पूरे प्रदेश से डेलीगेट आते हैं। उस डेलीगेट के इलेक्शन, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलेक्शन होता है। उसमें बाकायदा रामगोपाल यादव जी, उसके जैसे इनके यहाँ महेंद्रनाथ पांडे हैं, वहाँ इलेक्शन अधिकारी नियुक्त होते हैं। फिर बाकायदा चुनाव होता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि ये पार्टी के फलापेक्षी इस पद के लिए आवेदक हैं, और खुला पूछा जाता है कि अगर और कोई आवेदन करना चाहता, और कोई प्रस्तावक और कोई अपना नाम देना चाहता आए, अगर कोई आता है तो उसमें भी वोटिंग कराते हैं हम लोग, और नहीं होता है तो सर्वसम्मत से हाथ उठा के बाकायदा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है और काफी भेज दी जाती है। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव के परिणाम होते हैं। इनको ये बात स्वीकार करने में थोड़ी सी शर्म आ रही है। ये बात नहीं कहना चाहते कि हमारे यहाँ भी फरमान आ गया, पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया जाना है, क्योंकि चुनाव आयोग को आपको देना है, काफी बाकायदा प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तो अब ये चूंकि इनकी प्रक्रिया का हिस्सा है, एक मतदाता सूची बनाई जाएगी, एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वो नामांकन करेंगे, चलो निर्विरोध घोषित कर दिए जाएंगे। ये बात स्वीकार करने में चूंकि इनको शर्म आती है, हम लोगों को शर्म नहीं आती। हम लोग जानते हैं कि ये प्रक्रिया राजनीतिक दल में होती है। समाजवादी पार्टी बाकायदा, पिछली बार हम लोग कलकत्ते में अधिवेशन करके अध्यक्ष का चुनाव किए थे, इस बार हम लोगों ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में अधिवेशन करके पूरे सर्वसम्मत से अध्यक्ष का चुनाव किए थे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि वहां हमारे यहाँ पार्टी में एक प्रस्ताव आता है कि आगे कार्यकारिणी बनाने के लिए अध्यक्ष को
अधिकार दिया जाए, तो पूरा सम्मेलन अधिकार देता है कि ये अधिकार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी को देते हैं कि वो अपनी कार्यकारिणी अपनी सुविधा अनुसार चुने। हम लोग उनको पूरे अधिकार दे देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाते हैं। चुनावी प्रक्रिया है, सभी पार्टियों में होती है, हम लोग स्वीकार करते हैं। इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इनको बार बार ले दे के समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही है। और अपने यहाँ अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव सालों से पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कितने बार कार्यकाल बढ़ा दिया गया, अभी अध्यक्ष का चुनाव पेंडिंग है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव कितने सालों से पेंडिंग है? साल भर के ऊपर हो गया। 2 कार्यकाल जेपी नड्डा का चुनाव कब किया गया था? दोबारा उनको अध्यक्ष बनाया गया था? कौन सा इलेक्शन किया गया था? कौन सी प्रक्रिया पूरी की गई थी? लेकिन इनको तो अपने को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बताने का शौक चल रहा है। इसको बात शुद्ध बात हम कहते शौक चल रहा है। ये लोकतांत्रिक है नहीं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये राष्ट्रभक्त है नहीं, राष्ट्रभक्त दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लगातार नए नए मुद्दे ले आएंगे। इनका वंदे मातरम तो कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आएंगे बोले हुए वंदे मातरम। अरे भाई, आप सुजलाम सुफलाम करते हो, अरे वंदे मातरम को अपनी प्रार्थना का हिस्सा 1940 में बना लिए होते, क्यों नहीं बना लिया था? लेकिन नहीं, इनको चूंकि विवाद करना है आकर के जनगण मन को लेकर के कहते हैं कि ये एक मनोरंजन का इंस्ट्रूमेंट है। आज ये राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं, तो ये सिर्फ बातें करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये आज आए हैं कि समाजवादी पार्टी चूंकि शोषितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों की बात करती है, तो अब एक चेहरे लेकर के बार बार आते हैं। कौन सा नया ऐसा उपलब्धि कर लिए? स्वतंत्र उनके पूर्व में अध्यक्ष रहे, उसके बाद में केशव मौर्य इनके अध्यक्ष हुए, फिर भूपेन्द्र स्वतंत्र हुए, फिर भूपेन्द्र चौधरी हुए, पंकज चौधरी आ गए। इनके यहाँ सबको पता है कि अध्यक्ष सिर्फ रबर स्टाम्प होता है। इनके यहाँ संगठन मंत्री होता है, सारा वहां कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के बगल में एक कमरा है संगठन मंत्री का। संगठन मंत्री बैठ के पूरा संगठन चलाते हैं, वही दस्तावेज बनाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को सिर्फ मोहर लगा करके जारी करना होता है। कौन नहीं जानता है कि रबर स्टाम्प होता है? क्या प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन फिर भी बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि हम इतने बड़े लोकतांत्रिक हैं, इतने बड़े। अरे मैं पंकज चौधरी आपके प्रदेश अध्यक्ष हो गए, चुने गए, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी बात है, आपने जमीन से लेकर के और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया, आपको नई जिम्मेदारी मिली, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके बाद और कोई बात कहना रसेद रह जाता है क्या? लौटेंगे जी। अब ये नाटक कि कल चुनाव होगा, परसों इलेक्शन डिक्लेयर होगा, क्यों ऐसी 2 दिन तक बेवजह की चर्चा करा के उनको पॉपुलैरिटी देना? अब चूंकि इलेक्शन नहीं होता, हम लोग डिबेट नहीं कर रहे होते, तो इनको उनका नाम जनता तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता। अब चूंकि आपके चैनल और तमाम सारे चैनलों से हम लोग बहस कर रहे हैं, तो जनता आज ही पता चल जाएगा कि इनके नए प्रदेश अध्यक्ष ये हो गए। इतनी सी बात है, इस क्रोनोलॉजी को समझना है मोनिका जी, और कोई बात नहीं। ये जो क्रोनोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं, इस क्रोनोलॉजी को रणविजय सिंह जी जरा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। रणविजय सिंह जी, आपने महेश वर्मा जी की भी बात सुनी, आपने डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी की भी बात सुनी। ये क्रोनोलॉजी वाकई में हम समझना चाहेंगे। ये जो यूपी बीजेपी के बॉस की बात हो रही है और अब पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है, ये भी सामने आ रहा है कि निर्विरोध वो चुने जाएंगे। आप सुन पा रहे हैं आप रणविजय सिंह जी मुझे? बोलिए। ओके, ऑडिबल हैं आप, ठीक है। ये बात सामने आ रही है कि पंकज चौधरी जी अब निर्विरोध चुने जाएंगे। अब ये सीधे सीधे बात सामने रख देना कि भाई पंकज चौधरी को हम यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बना रहे हैं, ये ठीक है? या फिर पूरे जिस तरीके से अक्सर हम बाकी पार्टियों में देखते हैं कि भाई हमारे तो यही सर्वे है, वो क्लियर कह देते हैं, जो नितेंद्र जी ने भी बात कही। या फिर ये ठीक है, ये जो क्रोनोलॉजी है कि हम पहले जी हम यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव करा रहे हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस होते हैं, हालांकि ऑप्शन में सामने कोई दिखाई नहीं दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रस्तावक बनते हैं, निर्विरोध वो चुने जाते हैं। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है, इससे बड़ी लोकतांत्रिक पावर क्या हो सकती है? ये ठीक है। ये जो क्रोनोलॉजी है, इसको थोड़ा समझेंगे। मोनिका जी, देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी में भी कभी मतदान नहीं होता, जिसको जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो जिसके सिर पर हाथ रख देता है, वह प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, वह एक निर्वाचन संबंधी जो उनकी एक प्रणाली है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से भाजपा बनी है, आज तक कभी
मतदान की नौबत नहीं आई है। वह अपने ढंग से इसको हैंडल करते हैं और हैंडल करके एक प्रदेश अध्यक्ष का चयन, निर्वाचन, मनोनयन जो भी करना होता वह कर लेते हैं। कांग्रेस भी लगभग ऐसे ही करती। तो सभी पार्टियों की अपनी एक प्रक्रिया है, पार्टी के अंदर का जो भी उनका लोकतांत्रिक ढांचा कह लीजिए या अलोकतांत्रिक कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए, लेकिन वह अपने तरीके से करते हैं। विरोधी पार्टी जो भी होती वह उस पर सवाल खड़े करती है, खड़े करने भी चाहिए, क्योंकि वह एक राजनीतिक पार्टी, सब लोग हैं और उनको ऐसा करने का अधिकार है। रही बात पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश भाजपा के मुखिया बना दिए गए हैं। अभी घोषणा नहीं हुई, कल यह घोषणा हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र नामांकन उनका हुआ है। कई भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि निर्वाचन का मामला है, कल घोषणा होगी, लेकिन कोई और नामांकन नहीं है तो वही बनेंगे, यह तय हो गया। अब इसके आगे की बात, क्यों पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपने की जरूरत पड़ी, यह एक बड़ा मामला है। और विशुद्ध तौर पर ये सभी पार्टियां करती हैं, अपने जो भी प्रदेश अध्यक्ष का चयन करती हैं, आने वाले चुनावों के नजरिए से उनका चयन होता है। रणवीर जी, कौन बिल्कुल प्रदेश जिस तरीके अध्यक्ष से आप बनेगा, कह रहे हैं कि ये जो हुआ है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का चेंज, ये एक अलग मामला है। भूपेंद्र चौधरी से पंकज चौधरी पर आना, ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को नॉर्मल एक शिफ्ट कहे, समय के अनुसार का शिफ्ट कहे, या फिर 2027 को देखते हुए एक बड़ी चुनावी बिसात कहे? देखिए, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस समय अलग राजनीतिक स्थिति थी, प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति थी वह अलग थी। भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल में ही 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव परिणाम को सबने देखा और उसका परिणाम आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पीछे होना पड़ा, उसका यह नतीजा है जो पंकज चौधरी आज प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक काम किया था उन्होंने। उसके पहले उनमें अक्सर यह होता रहा कि लंबे समय तक कोई न कोई यादव समाज का ही प्रदेश अध्यक्ष होता रहा है। 22 में अखिलेश यादव ने तमाम रणनीति को बदल दिया। 17 में जब वो बुरी तरह हारे थे, उसके बाद उन्होंने 22 में देखा, क्योंकि 19 में भी वो हार गए आम चुनाव में, तो 22 में उन्होंने रणनीति में अपने बदलाव किया और अपने संगठन के नेताओं को, समाज तौर पर यह माना जाता है कि समाजवादी पार्टी में यादव और मुस्लिम बढ़कर आगे रहते हैं, उनको ज्यादा टिकट मिलते हैं, उनको ज्यादा पद मिलते हैं। लेकिन 22 में अखिलेश यादव ने इसको बदल दिया। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि नहीं, हम दूसरी जातियों को भी जोड़ेंगे, दूसरी जातियों के जुड़ने से ही हमारे मतदाताओं का, हमारे वोटर्स का विस्तार होगा, हमारा जनाधार बढ़ेगा। उसी का नतीजा थे नरेश उत्तम जी, जो पटेल बिरादरी, कुर्मी बिरादरी से आते थे। उसके बाद श्यामलाल पाल जी, जो पाल बिरादरी से आते थे। 2014 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी चुनाव हुए, उसमें पटेल और पाल बिरादरी के ज्यादातर मतदाता, ज्यादातर वोटर्स भाजपा के साथ रहे हैं। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। लेकिन जब नरेश उत्तम को समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश की कमान सौंपी जी, उसके बाद उन्होंने जो काम किया वह समाजवादी पार्टी के लिए काफी फलदायी हुआ। भाजपा ने स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह वह काम नहीं कर पाए जो समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम ने कर दिखाया अपनी पार्टी के लिए। तो भाजपा के लिए भी एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति और वो चेहरा भाजपा को लग रहा है कि पंकज चौधरी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो बिल्कुल सटीक चेहरा बैठेंगे, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। आगे ये चर्चा जारी रहेगी। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, एक छोटा सा ब्रेक के उस पर भी ये चर्चा जारी रहेगी। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, बस औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया है। स्वतंत्र देव सिंह
ने कहीं ना कहीं पहले ही इशारा कर दिया बातों ही बातों में कि 7 बार के सांसद हैं जो कि बीजेपी यूपी के नए अध्यक्ष होंगे, यानी कि नए बॉस होंगे। और निर्विरोध चुना जाना पंकज चौधरी का तय भी माना जा रहा है। पंकज चौधरी को जब ये जिम्मेदारी दी जा रही है तो कितने सटीक वो फिट बैठेंगे इस रोल में, इसको लेकर भी चर्चा हो जानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आइए सीधी बात में अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं और महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रणविजय सिंह जी एनालिसिस के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। महेश वर्मा जी, अब पंकज चौधरी का नाम, आप भूपेंद्र चौधरी से पंकज चौधरी पर शिफ्ट होते हैं। देखिए, अब आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, लेकिन ये जग जाहिर बात है, जो चर्चा हो रही है कि 2027 को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फेरबदल हो रहा है। लेकिन अगर वो फैक्टर्स देखें तो देखिए, वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये आपको लगता है कि बीजेपी के संगठन को, पार्टी को मजबूत करने में, जनता तक पार्टी को और पहुंचाने में पंकज चौधरी सटीक बैठेंगे? कि पंकज जी का एक कार्यकर्ता के रूप में कहीं पार्टी से जुड़ना, उनकी निष्ठा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रख के पार्टी का ये एक निर्णय करना, उनका अध्यक्ष पद पर आना, और वो भी राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण राज्य है। और इस समय देश में सबसे लोकप्रिय सरकार जहां चल रही हो योगी जी के नेतृत्व में, वहां संगठन में ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र जी के टाइम में संगठन का जो एक काम करने के जो तौर तरीके थे, या जो एक कह लीजिए कि संगठन को एक जो ऊर्जावान बनाने के या बनाए रखने का जो काम था, जो उन्होंने किया, उससे कहीं ज्यादा पंकज जी को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत क्या है कि देखिए, संगठन में क्या है कि कार्यक्रम जो है जनहित के कार्यक्रम होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, उनको लेकर पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच में एक समन्वय का जो एक काम होता है। और लगातार जो जैसे हमारे यहाँ एक जो परंपरा है, जो संगठन की, जो हम बूथ लेवल से शुरू करते हैं, और वो लगातार बूथ लेवल से जो हमारा एक शुरू होता है और वो कहीं प्रदेश स्तर पे आके कहीं वो दिखाई देता है, उसको अच्छे से एक्टिवेट रखना, उसको जागृत रखना, जीवंत रखना, उसको कमोवेश कहीं ना कहीं हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में रैली होती है, हर 2, 4, 5 महीने में जो है वो कोई ना कोई कार्यक्रम को लेकर जो है कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक्टिवेट मोड में पूरे संगठन को डाल के रखना, इसमें मैं समझता हूं कि उनके कौशल का, उनके राजनीतिक कौशल का, जो कि मैं समझता हूं कि उनसे मुफीद आदमी कोई नहीं हो सकता था, ऐसा चेहरा। अब वो अलग बात है, देखिए, कहने के लिए तो कहा जाएगा भाई वो कुर्मी समुदाय से हैं, ओबीसी समुदाय से है, यादवों के बाद कुर्मियों की संख्या सबसे ज्यादा है वहां पर, इसका लाभ कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाने की दृष्टि से जो है उनको लेकर आई है। लेकिन पंकज जी का आज का कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव नहीं है। कार्यकर्ता के रूप में वो जुड़े, 27 साल के एज में सांसद बने, और जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी के अंदर रह के सेवा करी, और पार्टी में ये शिफ्ट की जरूरत लेकिन पड़ भी तो रही है ना। आप बेशक जो ये ओबीसी का जिक्र आप कर रहे हैं, ये अगला सवाल मेरा यही होने वाला था आपसे, लेकिन जब आप ही ने जिक्र कर दिया, आप ही ने चर्चा इसी की शुरुआत कर दी है, तो कास्ट फैक्टर देखिए मायने रखता है। आप चौधरी से चौधरी पर ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो भूपेंद्र चौधरी कहाँ लैग कर रहे थे, कहाँ पीछे रह रहे थे कि आपको पंकज चौधरी पर शिफ्ट होना पड़ा? भूपेंद्र जी का सुनिए, भूपेंद्र जी का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में बहुत ऐसी चीजें हुई, चुनाव लड़े गए। हमारा जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव थे उसमें पार्टी ने प्रचंड प्रदर्शन किया, ये चीज कैसे नकारा जा सकता है? लेकिन सवाल वहां नहीं है, सवाल यहाँ है कि आज की डेट में अध्यक्ष जो है वो तय होना था, अध्यक्ष वहां चुना जाना था। ये थोड़ी है कि भाई कोई और पार्टी की तरह जो है लगातार, अब ये सपा से पूछिए ना कि भाई कितने, सपा की स्थापना से लेके अब तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाए गए होंगे? 2 आदमी का नाम के अलावा और तीसरा नाम आप बता नहीं सकते हो। इसी प्रकार से आप बसपा का देख लीजिए, इसी प्रकार से अन्य पार्टियों का देख लीजिए। तो इन पार्टियों की तुलना हम अगर भारतीय जनता पार्टी से करेंगे तो बात हमारी जो है थोड़ी सी अलहदा हो जाएगी। हमारी पार्टी के अंदर जो एक संगठन को लेकर जो सबसे बड़ी अवधारणा है वो ये है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं का एक समूह जो है यहाँ पे वो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से यहाँ काम कर रहा होता है।
संगठन महामंत्री का इन्होंने नाम लिया कि वो सारी चीजों को चलाते हैं। संगठन महामंत्री हमारे यहाँ एक तरह से वो मदर का काम करता है, उस सबके साथ उसका एक सोच, वो जिस त्याग और समर्पण के साथ वो संगठन में आके काम कर रहा होता है। नृपेंद्र जी बहुत अच्छे जानकार हैं भारतीय जनता पार्टी का, सपा में होते हुए भी, तो मैं समझता हूं कि वो संगठन महामंत्री का जो एक मदर की तरह, एक माँ की भूमिका में वो अपना काम कर रहा होता है। हर कार्यकर्ता तो उसके मिलने जुलने के जो ढंग होते हैं या जो उसका कनेक्शन होता है, या वो जो अच्छी तरीके से काम है, करता है, संगठन को मजबूत करने का काम करता है, कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखता है, ये सारी बातें हैं। राजनीतिक समीकरण भी आप बता रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण भूपेंद्र चौधरी के वक्त के अलग थे या पंकज चौधरी के वक्त के अलग हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इनका थोड़ा सा भूमिका अलग? मैं बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, ये एक सांसद भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे जी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऐसे पृष्ठभूमि से, आप ये सोचिए, एक सभासद से, एक पार्षद से लेकर सांसद तक की इनकी राजनीतिक भूमिका बहुत कठोर तपस्या का। ये सिर्फ इस वजह से बन गए कि नहीं ये बैकवर्ड जात से हैं, कुर्मी जात से हैं, जो यादवों के बाद सबसे बड़ा वहाँ वोट बैंक है। इन सब नजरिए से अगर इनको हम कहीं तुलना करेंगे तो उनके साथ अन्याय है, उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय। लेकिन क्या ये पंकज जी का एक जो स्वरूप है, उन्होंने पंकज जी ने अपना स्वरूप जो गढ़ा है, लेकिन क्या ये सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक न्याय है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या फिर समाजवादी पार्टी के पीडीए राजनीति का काउंटर आपकी तरफ से किया जा रहा है? महेश वर्मा जी, सवाल आप ही से है। अच्छा देखिए, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक न्याय और पीडीए को काउंटर करने की दृष्टि से अगर इसको इन सारी उपमाओं और अलंकारों से इसको हम जड़ित करके और कहीं कोई बात रखेंगे तो कंफ्यूजन क्या होगा कि पंकज जी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर कहीं आक्षेप होगा। पंकज जी एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे कार्यकर्ता है जो पार्टी के जमीनी स्तर से उठ के और यहाँ तक पहुंचे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके लिए उस तरह से है जैसे एक कार्यकर्ता को जो है कोई जिम्मेवारी ऐसी भूमिका में लाके खड़ा कर दिया गया कि अब उसे लग रहा है कि भाई इनकी सक्षमता जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए सार्थकता में परिवर्तित हो जाए। अब पंकज जी का देखिए, अभी तो मैं एक और टीवी डिबेट में था कहीं पे, वहां ये कहा जाता था कि वहां कहा गया भाई गोरखपुर से मुख्यमंत्री, गोरखपुर से ही प्रदेश अध्यक्ष। तो ये क्षेत्र का असंतुलन जो है, पहले तो चौधरी जी जो है पश्चिम से आते थे, पूरब से जो है जोगी जी आते थे, तो एक क्षेत्रीय संतुलन बना हुआ था। तो इस तरह की जो ये नजरिया है, इन नजरियों से हम कहीं ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारा ये है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला, एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जो जान फूंकता है, जिससे इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे एक कार्यकर्ता कहीं ये सोचता है कि भाई कल को हमें भी, आप लोग कहते हैं बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जान फूंकता है अपनी, और ये आप ही लोग कहते हैं। अब जब आप ही लोग ये कहते हैं तो चाहे वो भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे पंकज चौधरी हो, जान मैं दो चीजें स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमारे यहाँ जो एक परंपरा है या हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये कतई नहीं है कि वो किस जाति से है, हाँ, या वो किस वर्ग से है। आप मुझे बताइए, स्वतंत्र देव सिंह जी जो है वो इससे पहले अध्यक्ष थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, उनकी क्या पृष्ठभूमि थी? वो भी ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते थे। अब बहुत ऐसे लोग हुए हमारे यहाँ जो कि ब्राह्मण अध्यक्ष रहे, महेंद्र नाथ पांडे जी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों का जो है उससे पहले जो है ऐसे लोग भी हुए, राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री जब बनाया गया था। जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, 2016 से अब तक के अगर आंकड़े हम देखें तो अगर पंकज चौधरी अब आपके देखिए निर्विरोध चुने जाना तय है, तो ये तीसरे ओबीसी चेहरे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप ओबीसी की जो, बहुत सही बात कही आपने। देखिए, आप बेशक ये कह दे कि कास्ट पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती है, हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, पर पार्टी करती है। सिर्फ आपकी पार्टी नहीं, मैं आपकी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये भी मैं क्लियर कर दूं, आपकी पार्टी पे इल्जाम नहीं है ये। मैं ना मैं आपको फिर ये कहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर जमीन पे काम नहीं होगा, जमीन पे काम दिखाई देगा, सरकार काम नहीं करेगी डेवलपमेंट तो के, जातियों की डेवलपमेंट, वहां कहीं रोजी रोजगार के, ठीक है, आपने डेवलपमेंट विकास कार्य ये अगर सब कहा, ये संगठन तभी का नहीं, संगठन का काम क्या है? पॉलिटिक्स भी है जो कि जाति नहीं है, जाति है जो कि जाति नहीं है। और हालिया बिहार चुनाव में हमने ये उदाहरण भी देख लिया, एक बार फिर ताजा उदाहरण देख लिया, जहां पर जनता क्लियर कह रही थी कि हम इस जाति के हैं तो इस जाति के नेता को वोट करेंगे।
मैडम आप एक मुझे बात बताओ, सिलेंडर अगर मिल रहा है तो उसमें जाति और धर्म देख के कहाँ दिया जा रहा है? अगर किसी को इज्जत घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तो उसमें धर्म और जाति कहाँ से इन्वॉल्व दूसरी हो गया? पार्टीज कर देती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने बातें की तो आप कहते थे ये तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। जब आप करते हैं तो सब सही, फ्री दूसरा बीच की करे बात तो तो भाई ये करते तो ही हैं। गलत। हम फ्री बीच की बात करते हैं ना, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, सामाजिक सुरक्षा के नाम में बिजली नहीं आता है। आप बिजली फ्री कर दीजिएगा। आप बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जो कि नाहक ही वो एक भ्रष्टाचार का केंद्र बना। हम वो चीज प्रायोरिटी पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। केजरीवाल क्या करते थे कि जितनी भी महिलाएं हैं, या वो लायक हो या ना लायक हो, वो जो है सबको कहते थे, अमीर हो गरीब हो, सब महिलाओं को पैसे दो। सर ये तो सब नीतीश जी ने महिलाओं भी के किया पैसे ना, कैसे दिए जा महिलाओं के सकते? खाते में डाले ना पैसे, ये तो नीतीश जी ने भी किया वो बिहार उन में। लोगों को दिया गया, नहीं वो उन लोगों को दिया गया मैडम जो महिलाएं स्वावलंबन के तहत जो है कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड थी। उनको स्वावलंबी बनाने का एक जो कार्यक्रम था, उसके तहत वो पैसे दिए गए। और इसके ऊपर कई डिबेट हो चुके हैं, और उसके ऊपर जो है सरकार की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया, और चुनाव आयोग के सामने जब ये बात आई थी तो वहां से भी ये बात कही गई। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वन लाइन में मैं आंसर चाहूंगी और यही मैं कंटिन्यू करूंगी नितेंद्र जी से। ये वाला सवाल आपसे वन लाइन में मैं आंसर कंप्लीट करूंगी। महेश वर्मा जी, आपने ये जो ओबीसी चेहरा चुना है, आपको लगता है कि ये पीडीए राजनीति का, जो एसपी पीडीए राजनीति करती है, उसका काउंटर होगा, या फिर आप अपनी तरीके से, यानी कि बीजेपी हर मुकाम पर अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूत है? वन लाइन आंसर। आप ऑडिबल नहीं है किसी भी महेश वर्मा जी। कार्यकर्ता, किसी भी संगठन को एक ताकत मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। ये किसी को काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक ताकत। आपका कहना है कि काउंटर करने के लिए नहीं है, लेकिन डॉक्टर व्यक्तित्व को जो नितेंद्र है- सिंह जी, ओके, लेकिन डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे भी बनता है। समाजवादी पार्टी देखिए पीडीए के लिए जानी जाती है, बार बार आपकी तरफ से भी पीडीए का जिक्र होता है, राजनीतिक गलियारों में भी पीडीए का जिक्र होता है। तो ये जो अब नया चेहरा पंकज चौधरी सामने आएंगे, क्या आपको लगता है किसी तरह का फर्क सपा की राजनीति पर, समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा? चाहे वो पॉजिटिव इंपैक्ट हो या नेगेटिव इंपैक्ट हो, जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसे साधने में आप किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन बिठा पाएंगे, और आपकी पीडीए राजनीति का ये काउंटर लग रहा है आपको या नहीं? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, विचारधारा और मुखौटा, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। समाजवादी पार्टी पीडीए की विचारधारा, जिसमें शोषित, पीड़ित, वंचित ये आते हैं, उनके लिए काम करने के लिए जानी जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पीडीए का मुखौटा लगा करके काम करती है। और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका ये जो दांव है, ये सिर्फ अपने ही सहयोगी दलों को निपटाने का एक नया प्रयास है। इसके पहले भी इसी कम्युनिटी से स्वतंत्र देव सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद में केशव मौर्य भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी उसकी कम्युनिटी के आते हैं। उसके बाद में आपके भूपेंद्र चौधरी जी उस समय लाए गए जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन बहुत चरम पर था, और उनका कम्युनिटी जो थी वो किसान समाज से आते हैं, और वो जाट समुदाय पूरा बहुत ज्यादा आक्रामक था, तो वो बैलेंस साधने के लिए लाए थे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देख चुके हैं, अब इनको पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में अभी देखा, और अभी हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखा कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। तो ये पूर्वांचल में एक तरीके से एक कहावत है कि वो नाक के आगे गाजर लटका देना। तो ये पिछड़े समुदाय के उन चेहरों को उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नाक के आगे। अभी एक भाई ये महेश वर्मा जी कहने में संकोच कर रहे थे, मैं बता दे रहा हूं कि ये अभी भारतीय जनता पार्टी 4 और चेहरे लाएगी। फिर अभी हर समाज में, कम्युनिटी में ये प्रचार करेंगे। एक बताएगा कि ये अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पंकज चौधरी होंगे, दूसरी कम्युनिटी बताएगी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र चौधरी होंगे, तीसरी कम्युनिटी के लोग बताए जाएंगे कि वो केशव मौर्य मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, चौथी कम्युनिटी बताई जाएगी कि नहीं योगी जी रिपीट होंगे, पांचवी कम्युनिटी बताएगी कि वो महेश शर्मा जी होंगे। तो ये सब जातियों में ये संदेश देने की कोशिश करेंगे 2027 के चुनाव में कि आप ही मुख्यमंत्री बन रहे हो, ताकि इन कम्युनिटियों का वोट अपना मुख्यमंत्री बनाने के लालच में इनको मिल जाए। बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा है
वो एक पर्ची निकलती है और पर्ची के आधार पर कोई ना कोई भजन लाल शर्मा टाइप का एक रबर स्टाम्प ला करके बैठा दिया जाता है। ये भारतीय, लेकिन ये काट की आंधी बार बार नहीं चलती। दूसरा क्या है कि अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी और आशीष पटेल है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है, क्योंकि वो भी उसी समाज से आती है। उनकी वो पार्टी कुर्मी समुदाय को का प्रतिनिधित्व करती है और पूर्वांचल में खासतौर पर वो प्रभावी है। इसलिए अनुप्रिया पटेल का मुंह बंद करने के लिए उस समुदाय को डायरेक्ट अपने साथ जोड़ने की एक नई कवायद है पंकज चौधरी के रूप में, ताकि अनुप्रिया पटेल की जरूरत न रह जाए, अनुप्रिया पटेल की बार्गेनिंग समाप्त हो जाए। आशीष पटेल जो बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, धरने बैठते हैं, बर्खास्त करने की मांग करते हैं, हिम्मत हो बर्खास्त कर दो, भ्रष्टाचार के नाम तमाम सारी चीजें आती हैं। तो ये अनुप्रिया पटेल का सीधे सीधे राजनीतिक रूप से खात्मा करने के लिए पंकज चौधरी का एक मुखौटा भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। न इनमें से जितने नाम मैंने लिए, केशव मौर्य, पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव और जो भी भूपेश चौधरी, कोई मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी उसी देश गांव में कहते हैं गधे की नाक के आगे गाजर लगाना। समुदाय को, ओबीसी को, पूर्वांचल को साधने की जो राजनीति है वो आपका कहना है कि बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप पानी पीना चाहते हैं, आप पानी पीजिए नितेंद्र सिंह जी। सीधे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये कुर्मी समुदाय को साधने के लिए, ओबीसी को साधने के लिए, पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी की ये राजनीति है। पूरी तरीके से, चूंकि ये हताश और निराश है। अभी 2024 का ताजा चुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश में दशा देखी है इन्होंने, और उत्तर प्रदेश की जनता त्राई कर रही है पूरी तरीके से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, व्यापारी हो। अभी ये लेबर कोड लेकर के आ गए। उधर एक तरफ धर्म ध्वजा अयोध्या में फहराई जा रही थी, उसकी आड़ में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लेबर कोड लागू कर दिया है। क्या स्थिति है, लेबरों की क्या दशा हो गई, मालिकों को क्या, फैक्ट्री मालिकों को कितने पावर दे दिए गए, उनके काम के घंटों की क्या स्थिति होगी, वो स्ट्राइक कर नहीं पाएंगे, 14 दिन पहले नोटिस देना, ऐसा बहुत सारे। इससे पहले अभी तमाम देश में एक माहौल, एयरलाइन उसको लेकर के पूरे देश में एक माहौल खराब चल रहा है, सारी फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी उसके रेट जो 5,000 6,000 में फ्लाइट होती थी, सरकार ने मिनिमम लेवल बना दिया कि 18,000 रुपए मिनिमम लेवल हो गया। अब क्या कोई जो हवाई चप्पल वाला फ्लाइट की सपने देखता था, सोचो जो मिनिमम रेट 18,000 किया गया है, उस पर टैक्सेस लगा करके कितने की टिकट होगी, तो कल्पना कर सकते हैं मिडिल क्लास हवाई जहाज पर अब सोचेगा। अभी तो जो ऐसी फर्स्ट क्लास में चलता था वो सीधे हवाई जहाज की टिकट ले लेता था, नॉर्मल 5,000 6,000 की टिकट, कानपुर से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से इंदौर, लखनऊ से मुंबई, 6 से 7,000 अधिकतम होती थी। किसी दिन जो रेट फ्लैक्चुएट होते थे, नॉर्मल टिकटें ये होती थी। आज सरकार ने मिनिमम लेवल कर दिया 18,000, कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहेगा। और ये बात फिर आज चुनाव प्रक्रिया के तहत लाना, ये इनका एक प्रोपोगंडा है। इसके पहले भूपेन्द्र चौधरी का चुनाव हुआ था, क्या कोई चुनाव प्रक्रिया हुई थी क्या? केशव मौर्य में हुई थी क्या? स्वतंत्र देव में हुई थी? इस क्रोनोलॉजी पे तो हम पहले बात कर चुके हैं, जो ये प्रक्रिया आप बता रहे हैं इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। मैं मोनिका जी एक लाइन में खत्म कर, एक लाइन में, हाँ, ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि नॉमिनली इनको प्रचार करने में थोड़ा टाइम लगता। पंकज चौधरी को जनवाने में महीने, आज का चूंकि ये प्रक्रिया से सारा मीडिया में माहौल बनाएंगे, चर्चा होगी 2 दिन तक, तो इनका जो नाम है, लेकिन अभी फिलहाल जो फाइनल तस्वीर है वो पंकज चौधरी के नाम की तस्वीर है। औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया है। रणविजय सिंह जी, चाहे बीजेपी के अंदर ये इंटरनल फॉर्मूला तय हो गया हो पंकज चौधरी के नाम का, चाहे पूर्वांचल साधना हो, ओबीसी साधना हो, कुर्मी समाज को साधना हो, अनुप्रिया पटेल को जवाब देना हो, XYZ जितने भी इसके पीछे फॉर्मूलाज हो, जिनको देखते हुए पंकज चौधरी का नाम फाइनल किया गया है। लेकिन अब इसका सियासी संदेश क्या जाता है और क्या आपको लगता है, क्योंकि दिल्ली के बड़े दिग्गज नेताओं का भी लखनऊ में जमावड़ा हमने देखा, तो अब पंकज चौधरी जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नए चेहरे होंगे, औपचारिक ऐलान चले कल हो जाएगा, क्या ये योगी के साथ तालमेल बैठेगा या फिर वो सिर्फ हाईकमान के मैनेजर बनकर रह जाएंगे? मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, 2 बातें मैं इसमें कहना चाह रहा था। एक तो पीडीए और पंकज, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे थे कि पीडीए उनकी विचारधारा है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उनकी कोई पीडीए नाम की विचारधारा नहीं है। पिछले चुनावों में मिली पराजयों के बाद
जो उनको एक संभावना नजर आई वह पीडीए में नजर आई। अन्यथा यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो एससी समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी थे उनको पदोन्नति में आरक्षण मिलता था। वह एक कर्मचारी संगठन है जिसने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया और यही समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसने सभी विभागों में आदेश भेज करके जो पदोन्नति पा चुके थे आरक्षण के जरिए जो पदोन्नत हो गए थे उनको सबको पीछे बैक कर दिया, वापस कर दिया, क्योंकि उन्होंने आधार लिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो कोई पीडीए उनकी विचारधारा है ऐसा नहीं है, तमाम अन्य काम भी ऐसे हैं जो कोई पीडीए उनकी मैच नहीं करती। लेकिन पंकज चौधरी का जो भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया यह बेहद महत्वपूर्ण है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है यह जानना, कुछ हिस्सों से मैं बात अपनी कर रहा हूं वो समझ लीजिए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और 2014-2019 में जितने बड़े मतों के अंतर से उनको जीत मिली 24 में वह नहीं मिल पाई। कारण यह कहा गया कि वाराणसी में जो कुर्मी बिरादरी के मतदाता थे वह भाजपा से थोड़ा अलग हट गए, एक अच्छी खासी तादाद में अलग हट, सब नहीं हटे कुछ लेकिन हटे, जिसके कारण उनकी जीत का अंतर कम हो गया। इसके अलावा पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेल्ट में आप देखिएगा कई ऐसे जिले हैं जिसमें कुर्मी मतों की बहुलता है, अच्छी खासी तादाद में है, अनेक लोकसभा क्षेत्रों विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। वह ज्यादातर बड़े हिस्से में भाजपा से कटकर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। तो एक यह कारण है। दूसरा, अपना दल जिसका अभी जिक्र कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, अपना दल शुरू में जब आया उस समय तो उसकी अच्छी पैठ थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से मैं देख रहा हूं वो भाजपा के कंधे पर बैठ करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अगर आज अपना दल के नेताओं को अकेले लड़ना हो तो एक भी सीट जीतना उनके लिए संभव नहीं होगा। तो अपना दल कमजोर हो गई है। ठीक। जो कुर्मियों में अपना दल की पैठ थी वह पैठ पहले जैसी नहीं रही। यहीं पर पंकज चौधरी ज्यादा काम के समझे गए कि अपना दल कमजोर हो गया। कुर्मी जो भाजपा के साथ 2022 तक जुड़ा रहा 24 में खिसक गया, तो वह वोट वापस आए। और एक बात और है, 2016 में जब केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके बाद भाजपा ने जो 3 प्रदेश अध्यक्ष बनाए वह ओबीसी समुदाय में वह मोमेंटम नहीं खड़ा कर पाए जो केशव प्रसाद मौर्य ने खड़ा किया था। और इसी का नतीजा था कि जो बाद के चुनाव हुए 19 के बाद, उसमें भाजपा की सीटें 2022 विधानसभा चुनाव में भी 17 से सीटें कम हो गई थी। लोकसभा में सबने देखा, चर्चा भी हो रही है। तो 27 में भी यदि ऐसी ही स्थिति रहती है तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 27 अगर आप पार कर लेंगे तो 27 के बाद मौर्य ने जो मोमेंटम, बस एक मिनट मोनिका जी, जो केशव प्रसाद मौर्य ने मोमेंटम खड़ा किया था ओबीसी समुदाय के बीच, भाजपा को उम्मीद है कि पंकज चौधरी भी वैसा ही एक जन आंदोलन ओबीसी समुदाय में खड़ा कर सकेंगे, जिससे भाजपा जो ओबीसी समुदाय का वोट उसे खिसक गया है वो उसको वापस मिले और 27 में फिर 17 जैसी जीत हासिल कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने पूरा एनालिसिस यहाँ पर किया है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, पंकज चौधरी का जो नाम है वो फाइनल हो चुका है, कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा। नाम पर मोहर लगभग लग चुकी है क्योंकि निर्विरोध वो चुने जाने तय माने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो फॉर्मूला तय कर पंकज चौधरी को यूपी का नया बॉस बनाया जा रहा है, जो कमान सौंपी जा रही है, उसमें वो कितने फिट बैठते हैं, ग्राउंड लेवल पर क्या रिजल्ट लाकर दिखाते हैं और संगठन कैसे वाकई मजबूत होगा या फिर जो इंटरनल राजनीति है वो उजागर होगी। इसी के साथ सीधी बात पे मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।